हॉरर किस्से कहानियाँ में आपका स्वागत है। इस चैनल पर मिलती हैं आपको डरावनी कहानियाँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाकर पहले हमें सब्सक्राइब करें और हमारी बाकी कहानियाँ भी सुनें, जो आपको ज़रूर पसंद आएंगी। अब बढ़ते हैं हम अपनी आज की कहानी की ओर, जिसका नाम है भूतिया ढाबा। एक दिन सुरेश देर रात वीरान सड़क से गुजर रहा था। आज उसने ऑफिस में कुछ नहीं खाया था और भूखे पेट ही घर की ओर निकल पड़ा। कुछ घंटे गाड़ी चलाने के बाद उसे जोर से भूख लगने लगी। कुछ और दूर चलने के बाद उसे और जोर से भूख लगने लगी और अब सुरेश की हालत और ज़्यादा खराब होने लगी थी। अब तो उसकी आंखें सिर्फ खाने को ही तलाश रही थी और गाड़ी चलाने के लिए वह ध्यान भी नहीं लगा पा रहा था। फिर उसने गूगल मैप खोला और होटल या ढाबा सब खोज लिया, मगर 15 किलोमीटर से पहले कुछ भी नहीं था। तब उसने फिर से हिम्मत बांधी और गाड़ी को फुल स्पीड में चलाने लगा। कुछ देर बाद जाकर कहीं एक ढाबा दिखाई दिया। ढाबा देखते ही उसकी जान में जान आई। ढाबे पर पहुंचते ही ढाबे का मालिक बोला, आइए आइए साहब, बताइए क्या खाएंगे? मटर पनीर, छोले भटूरे, दाल चावल, पूड़ी कचौड़ी या मस्त लस्सी लेकर आऊं? सुरेश बोला, भाई साहब, जो भी अच्छा खाना हो वो ही दे दीजिए। ढाबा मालिक नौकर को खाना परोसने को कहता है। नौकर खाना लेकर सुरेश के सामने खाना रखकर जाने लगा। तभी सुरेश ने उसे आवाज लगाई, भाई पानी भी रख जाना यार। तभी वेटर पीछे मुड़कर गर्दन पूरी उल्टी घुमाकर कहता है, ठीक है साहब। तभी सुरेश ने चारों तरफ नजर घुमाई। ढाबा पूरी तरह खाली था, सिर्फ मालिक और नौकर ही थे। वहाँ टेबल एकदम गंदी थी और कमरे में भी मकड़ियों के जालों ने कब्जा कर रखा था। सुरेश बहुत डर गया। यह सब ढाबा मालिक देख रहा था। उसने तुरंत सुरेश को समझाया। मालिक ने कहा, यह कोई भूतिया ढाबा नहीं है, यह तो बस रामू है ना, हर बार का यही नाटक होता है इसका। असल में यह बहुत ज़्यादा योगा करता है तो इसकी गर्दन लचीली है, और देखो आज फिर से इसने डरा दिया। इसको निकाल भी नहीं सकता ना, यहाँ वीरान जंगल में कोई आता भी नहीं है काम करने के लिए। बाकी टेबल गंदा है क्योंकि ज़्यादा लोग आते नहीं हैं यहाँ। हालांकि लोग कहते ज़रूर हैं इस रास्ते पर होटल ढाबा बहुत चलता है, मगर असल में यहाँ लोग आते ही नहीं हैं। गाड़ियाँ धूल उड़ाते हुए निकल जाती हैं। सुरेश सब समझ जाता है और वह बिना कुछ बोले दाल चावल, छोले पनीर और फिर लस्सी सब चट कर जाता है। खाना खाते ही सुरेश को नींद आने लगी। इतने में ढाबा मालिक खुद ही बोला, अब रुक जाओ, सुबह जाना, रात में इस रास्ते से जाना ठीक नहीं है। सुरेश ने कहा, ऐसा क्यों? क्या आगे लुटेरे हैं या यह रास्ता सुरक्षित नहीं है? ढाबा मालिक बोला, ना, बस आगे उससे भी ज़्यादा खतरा है। मैंने कहा था ना, इस रास्ते पर लोग कम आते हैं। इसलिए कम आते हैं क्योंकि यह रास्ता भूतिया है। 10% लोग ही यहाँ से बाहर निकल पाते हैं, बाकी बेमौत मारे जाते हैं। सुरेश बोला, आखिर ऐसा भी क्या है इस रास्ते पर? ढाबा मालिक बोला, इस रास्ते पर आगे 50 किलोमीटर बाद एक बड़ा ढाबा पड़ेगा। वहाँ असल में कोई ढाबा नहीं है, कुछ भूतों का बनाया हुआ भ्रम जाल है। बहुत पहले वहाँ एक ढाबा हुआ करता था। ढाबा मालिक, उसकी पत्नी और एक जवान बेटी ढाबा चलाते थे। तभी एक दिन रात के 2 बजे करीब कुछ लड़के आए। उन्होंने खाना मंगाया तो ढाबा मालिक की जवान बेटी खाना देने आई, जिसको देखकर सारे लड़कों की नीयत बिगड़ गई। उन्होंने लड़की के माता पिता को बंधक बना लिया। उस लड़की से बदतमीजी की कोशिश की। लड़की के पास टेबल पर चाकू था, जिससे उस लड़की ने आत्महत्या कर ली। अपनी बेटी की मौत उसके माता पिता नहीं देख सके। उन्होंने भी ढाबे पर ही खुदकुशी कर ली। लड़के तुरंत फरार हो गए। पुलिस को भी कोई सुराग नहीं मिला तो आत्महत्या कहकर केस बंद कर दिया। तब से आज तक रोज उस लड़की के माता पिता और वह लड़की उन लड़कों का इंतजार कर रही है और हर रात लड़कों को ढाबे में रोक लेते हैं और उन्हें वही उसी चाकू से मार देते हैं, ढाबे के पीछे वाले कुएं में डाल देते हैं। कहानी सुनते सुनते
सुरेश को नींद आ गई और वही टेबल पर सो गया। मालिक भी रजाई लेकर वही उसके बगल में आकर सो गया था। सुरेश सुबह उठा और उसने नाश्ता किया और वह वहां से निकल गया। वह जाते जाते सोच रहा था, मुझे अचानक नींद कैसे आ गई? मैं तो सिर्फ ढाबे के मालिक की बात सुन रहा था। इतनी बोरिंग कहानी तो नहीं थी। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? क्या पता उसने खाने में कुछ मिलाया हो। फिर आगे जाकर देखा तो सच में ढाबा वीरान पड़े थे। फिर एक रेलवे क्रॉसिंग आई। एक मालगाड़ी कोयला लेकर जा रही थी तो क्रॉसिंग बंद थी। सुरेश ने देखा कि वहाँ ट्रैक्टर और ट्रक के टायरों के निशान सड़क के बाहर क्रॉसिंग के अगल बगल थे। ऐसा लग रहा था कि यहाँ से रोज ट्रक और ट्रैक्टर बाहर आकर खड़े होते हैं। और वहाँ की जमीन एकदम काली थी। उसे लगा कि जैसे कोयला यही लादा और उतारा जाता है। उसके दिमाग में सवालों के तूफान आ रहे थे। आखिरकार उसका दिमाग भी पत्रकार वाला था। उसने सब कुछ जानने की ठान ली। अगली रात वह उसी रास्ते से वापस आने लगा। वापसी में जब उसी तरह का एक ढाबा उस तरफ था जो क्रॉसिंग के लगभग 40-45 किलोमीटर दूर था, सुरेश वहां गया और बिना कुछ खाए पिए महज रास्ता पूछकर निकलने लगा तो ढाबा का मालिक ने उसे वही कहानी सुनाई और सुरेश को रोकने की कोशिश की। बेटा, बड़ों की बात मानो, यह रास्ता सच में जाने लायक नहीं है। रास्ते में भूतिया ढाबा है जो जबरदस्ती तुम्हें खींच ले जाएगा और फिर तुम वापस नहीं आ पाओगे। सुरेश ने कहा, चाचा जी, मैं रुक नहीं सकता। मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है और माँ की नहीं तो मैं सबको भूत बना सकता हूँ और जरूरत पड़ने पर भूतों से लड़ भी सकता हूँ। इतना कहकर सुरेश अपनी गाड़ी से आगे बढ़ा और 10 किलोमीटर ही चला होगा कि रास्ते में खून के निशान मिलने लगे, जिसमें एक पैर आगे की तरफ जा रहा था और एक उल्टा। यह देखकर सुरेश डर गया और फिर गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। कुछ देर जाने के बाद खून के निशान बंद हो गए, लेकिन खंबे पर लगी लाइट चालू बंद होने लगी और अब गाड़ी की स्पीड उसने धीमी की। अचानक रास्ते में बैरिकेड आ गए जिस पर लिखा था, आगे सड़क पर काम चल रहा है, कृपया यहाँ से मार्ग बदलें। और कुछ दूर आगे चलने पर अजीबोगरीब लोग हवा में उड़ रहे थे। उनके हाथों में हल और किसान के काम करने वाले औजार थे, जिसके बाद सुरेश को लगा शायद उसे ढाबे के मालिक की बात मान लेनी चाहिए थी। सुरेश ने गाड़ी पीछे की, लेकिन सुरेश को लगा जैसे कि गाड़ी को किसी ने पकड़ लिया हो। उसने गाड़ी और स्पीड में चलानी शुरू कर दी। 10-12 किलोमीटर बाद उसने बगल में एक ढाबा देखा। काफी चहल पहल थी, वहाँ बहुत सारे लोग थे। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि यह भूतिया ढाबा होगा। सुरेश ने गाड़ी रोकी और वहाँ ढाबे में गया। उसके अंदर जाते ही तुरंत दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बत्ती बंद हो गई। किसी ने फोन टॉर्च ऑन की और फिर सुरेश ने देखा तो वह हैरान हो गया। सुरेश ने देखा कि कमरे में बहुत सारे लोग उड़ रहे हैं। उसके केंद्र में एक लड़की और उसके माता पिता हैं और आसपास कुछ लड़के हैं जिन्हें चाकू मार रही है। मगर यह देखकर ना जाने क्यों सुरेश डरा नहीं। उसने मोबाइल में सब रिकॉर्ड करना चालू कर दिया। तभी पीछे से उसके सर पे किसी ने तेज से मारा और वह बेहोश होने लगा। मगर उससे पहले ही उसने मोबाइल में एक बटन दबा दिया और फिर बेहोश हो गया। आधे घंटे के अंदर वहाँ पुलिस की बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ गई। उन्होंने सुरेश को उठाया और एम्बुलेंस में अस्पताल भेज दिया। वहाँ अपने टॉर्च की लाइटों से लोगों की खोज करने लगे। ऊपर लोग अभी भी उड़ रहे थे और उनमें से टॉर्च की लाइट आर पार हो रही थी। इतनी देर में पुलिस वालों को लाइट बटन मिल गया। उन्होंने तुरंत पुलिस लाइट चालू कर दी। सारे भूत गायब हो गए। कमरे के बीच में एक 3D प्रोजेक्टर पड़ा था। पुलिस ऑफिसर ने सब सील कर लिया और कमरे में खोजबीन करने पर ढाबा मालिक और उसके नौकर पकड़े गए। उनके पास से शमशान से लाए हुए कंकाल और कुछ मुर्दों की खोपड़ियां भी बरामद हुई। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया। अगले दिन हॉस्पिटल में सुरेश को मीडिया वालों के कैमरे ने घेर रखा था। एक पत्रकार ने सवाल किया, सर, आपको कैसे पता चला कि भूतिया ढाबा के नाम पर स्कैम चल रहा है? आपने कैसे पर्दाफाश किया? सुरेश बोला, जब मैंने उस दिन वो मालगाड़ी देखी थी तभी मुझे समझ में आ गया था।
फिर मैंने अपने मित्र रमेश को बोला, वह पुलिस में बड़ा अफसर है। तब हमने मिलकर यह योजना बनाई, जिसमें एक तरफ से वह अपनी टीम लेकर आ रहा था और दूसरी तरफ से मैंने अपने मोबाइल का लोकेशन ऑन कर दिया था। जहां जहां मैं जा रहा था, सब कंट्रोल रूम से मॉनिटर किया जा रहा था। उधर से कोयला चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़े गए और यह लोग इतने चालाक हैं कि लोगों को पहले ही खाने में नींद की दवाई दे देते थे और अगर कोई आगे आ जाए तो प्रोजेक्टर लगाकर लोगों को डराते थे, जिससे कोई बच नहीं पाता था। सुरेश को इस बहादुरी के लिए पुलिस से लाखों का इनाम भी मिलता है। तो इस कहानी से हम यह सीखते हैं कि ज़रूरी नहीं हर कहीं भूत हो, कहीं कहीं हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल भी करना चाहिए ताकि हम सच्चाई का पता लगा सकें। आज की कहानी में इतना ही। धन्यवाद। ऐसी ही कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।